नमस्कार। आत्मा चैनल देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। मैं हमेशा की तरह आपके साथ कंचन। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर विपिन गर्ग जी। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे यहाँ आने का। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो मौसम बदलने की वजह से लोगों के मतलब इन्फेक्शन हो जाती है नाक में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जब मौसम बदलता है तो क्या होता है कि अपना टेम्परेचर वेरिएशन होती है। जब टेम्परेचर वेरिएशन होती है ना, तो हमारा नाक एक सेंसिटिव एरिया है बॉडी का, तो जिससे वजह से नाक में इरिटेशन होती है लोगों को, जिसकी वजह से छींकें लग जाती हैं। टेम्परेचर वेरिएशन में क्या होता है, लोग जैसे अभी कमरे में बैठे हैं, हीटर चला लिया, एकदम से बाहर आए, बाहर ठंड है, तो ऐसे मौसम जब लोग बाहर निकलते हैं तो प्रॉब्लम आती है उनमें। तो जिसकी वजह से उनको छींकें आना, नाक से रेशा आना, इवन हेडेक होना, ये बहुत कॉमन है। तो जैसे कि कई लोगों को तो ये होता है कि अगर ज़्यादा छींकें आएँ और लगातार चलता रहे तो उनको साइनस की इन्फेक्शन भी हो जाती है, अगर वो ध्यान नहीं देते तो। मतलब बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं अगर हम लोग केयर नहीं करते। बिल्कुल। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो हम इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के दवाई ले लें, क्योंकि अगर साइनस इन्फेक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि नाक के जो साइड पे जो जगह होती है जिसको हम साइनस बोलते हैं, उसमें रेशा भर जाता है, और अगर वो रेशा सही तरीके से ना निकले तो उसमें फंगस लग जाती है। अगर उस कंडीशन में हम पहुँच गए तो फिर बिना ऑपरेशन के कोई चारा नहीं बचता। तो अच्छा कुछ ये भी कहते हैं कि नाक के पीछे कुछ मांस बढ़ जाता है हाँ। बच्चों का, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, जो बच्चों के पीछे नाक के पीछे मांस बढ़ता है बच्चों का, वो एक अलग चीज़ होती है। वो क्या होता है कि एक भगवान ने बनाया ये मांस होता है, हर बच्चे के होता है, पर विद द एज में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका मांस ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, बच्चों के नाक बंद होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, बच्चे के कान बंद होने, दांतों का टेढ़ा होना, इवन स्नोरिंग की प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चा छोटा, लोग डरते हुए कि कहीं ऑपरेशन ना करना पड़े तो लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं और उसको नेग्लेक्ट करते हैं, जबकि इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसका इमीडिएटली ही इलाज करवाना चाहिए और डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के उसका करवा लेना चाहिए, ताकि बच्चे को उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है दांतों की या कानों की वो ना हो। और जो दूसरा मांस आप जैसे कह रहे हो कि वो जो एलर्जी में बढ़ता है, उसको हम नेज़ल पॉलिप बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम नेज़ल पॉलिप बोलते हैं। जब नेज़ल पॉलिप बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, नाक के अंदर मांस बन जाता है दोनों तरफ से, जिसे हम एलर्जिक पॉलिप भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को जब स्टार्टिंग स्टेज में डायग्नोस होता है तो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, पर नहीं तो हम वही, अगर जो मैंने पहले बोला कि फंगस की इन्फेक्शन हो जाती है तो पॉलिप पूरे नाक में फैल जाते हैं, फंगस इन्फेक्शन हो जाती है। इवन अगर हम ना ध्यान दें तो पॉलिप क्या आसपास के अपने स्ट्रक्चर जैसे आंखें होगी, दिमाग होगी, वहाँ उस तरफ फैलने लग जाते हैं। तो इमीडिएटली हमें इलाज करवाना अच्छा रहता है और कोशिश करिए बीमारी बढ़े ना। और सर, मेरा दूसरा सवाल है कि बच्चों के जैसे कान में वो अपना, कई बार होता है कि घरों में बच्चे यूज़ कर लेते हैं बड्स वगैरह, कान में खारिश का होना, जहाँ कोई इन्फेक्शन का होना, तो वो बड्स कर लेते हैं ज़्यादा, मतलब अंदर बड्स जाने की वजह से अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, ज़ख्म हो जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, जो कान है वो भगवान ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो खुद ब खुद साफ़ होता है, उसको हमें साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईयरबड्स तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस चीज़ है अगर हम कहें जाए कानों के लिए, क्योंकि ये जो कान की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। जब हम ईयरबड्स से इसको टच करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। ईयरबड साफ़ तो हो नहीं सकते, वो टच करेंगे तो अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे जी। और बार बार जब स्किन को टच करते हो तो स्किन के कान की सेंसिटिव होती है तो वो इरोड होना शुरू हो जाती है, जिससे उसमें इन्फेक्शन और ज़्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कान में जो मैल बनती है वो कान के आउटर हिस्से में बनती है। जब हम ईयरबड यूज़ करते हैं उसका साइज़ ऐसा होता है, वो मैल को अंदर धकेल देता है। तो कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चों की जरा भी खारिश हो जाए, इन्फेक्शन हो, वो जाके जैसे वॉश करवाते हैं। आपने सुना होगा कि वो पता नहीं, कहते हैं कि मशीनों के साथ वो वॉश कर देते हैं, मैल गंदगी बाहर निकाल देते हैं। तो ये सही है मतलब ऐसे में करना? जी, कान को साफ़ करने के लिए अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वॉश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वॉश करने में पूरे ध्यान से करना होता है। किस एंगल पे पानी मारना है कान में वो भी ज़रूरी होता है। सीधे पानी मारोगे वो सीधा पर्दे को फाड़ देगा। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, ईएनटी डॉक्टर के पास, तो वो अपने हिसाब से उसको साफ़ कर देता है। मशीनों से कर दें या सिंपल इंस्ट्रूमेंट से कर दें या वॉश करके करें, दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द कि कितनी उसकी मैल है, कितनी सख्त है, कितनी नरम है, उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है। पर हाँ, जो रोड साइड पे हम करवाने लग जाते हैं वो कभी नहीं करवाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका गए तो कान की मैल निकलवाने गए थे, आगे हमारे पास पर्दा फाड़ के
जी जी। तो ये चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और मेरा तीसरा सवाल है कि जैसे आजकल कहीं ना कहीं असर है हमारा जो फूड है, जंक फूड है, और आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे ज़्यादातर जंक फूड को ही लाइक करते हैं, घर का खाना तो उनको पसंद ही नहीं होता, जैसे उनकी वजह से इन्फेक्शन का होना। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैम देखो, जंक फूड एक तरह का हम यही कह सकते हैं कि इसे पॉइजन। जी वो इसलिए कहते हैं कि जो जंक फूड की जो डेफिनेशन होती है उसको बोलते हैं HFSS, जस्ट हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर। और हम सब जानते हैं कि सॉल्ट एंड शुगर को एक सफ़ेद जहर कहा जाता है। तो जितनी हम इसको लेते जाएंगे उतना हमें नुकसान करेगा। बच्चों में क्या हो रहा है कि वो जब जंक फूड खाते हैं उसमें हर तरह के वो केमिकल्स वगैरह डाले होते हैं, सॉसेस वगैरह डाली होती हैं, जी जिससे उनका बार बार गला खराब होता है। जी इवन इससे ओबेसिटी, बच्चों के मूड डिसऑर्डर्स, और कुछ बच्चों में इवन डिप्रेशन की स्टडीज़ भी की गई हैं जी जो जी जंक फूड खाते हैं। जी कुछ स्टडीज़ मान लो, कुछ स्टडीज़ तो मान लो ऐसी की गई हैं कि जिससे पता चला है कि जंक फूड इज़ लाइक ए एडिक्शन। जैसे हम किसी ड्रग की आदत पड़ जाती है वैसे जंक फूड की पड़ जाती है। जब जंक फूड खाने लगता है बच्चा, उसको दूसरा खाना अच्छा लगना ही बंद हो जाता है। जी जी। तो इसको तो हमें अवॉइड करना ही करना है, जितना मिनिमम से मिनिमम हो उतना ही इसको, मतलब मरता क्या ना करता तब तो बात अलग है, अदरवाइज उसको नहीं खाना चाहिए। जी जी जी। तो विपिन जी, जैसे आजकल ये भी देखा गया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं कानों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा मैम। और हमारे इतनी इतनी मतलब ऐप्स होती हैं कि जिनकी किरणें बहुत ही हार्ड होती हैं, और हमारे कानों को कंटिन्यू, जैसे एयरफोन्स हम बच्चे लोग लगा लेते हैं, हम भी उन्हीं में से हैं कि हम कंटिन्यू उसके साथ सुनते रहते हैं फ़ोन को, इससे भी काफ़ी असर पड़ता है बच्चों बहुत ज़्यादा पर। मैम, बहुत ज़्यादा। तो इसके बारे में क्या आप कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूँगा, जब फ़ोन लेते हो सबसे पहले तो ईयरबड डस्टबिन में फेंक के अंदर आओ। जी जी ठीक है, क्योंकि ईयरबड इतनी डेंजरस चीज़ है जिसको प्रमोट तो सारी दुनिया कर रही है, पर उसके साइड इफेक्ट क्यों नहीं, कोई नहीं बता रहा। जैसे अगर मान लो ईयरबड आपने कान में लगा लिया, तो भगवान ने कान बनाया, उसको ओपन सिस्टम बनाया ताकि हवा लगे, उसको सब कुछ हो। ईयरबड लगाते ही कान आपका बंद हो गया, जो अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करेंगे, अंदर मॉइस्चर इकट्ठा होगा, कान के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए। ईयरबड और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हर कोई शेयर कर लेता है एक दूसरे के साथ, एक के कान इन्फेक्शन दूसरे को गई। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, जो ईयरबड है ना, उसमें जब आवाज़ उसकी जो है वो आपको बहुत नुकसान करती है। क्या होता है कि भगवान ने जो कान की शेप बनाई है बिल्कुल सीधी नहीं बनाई, थोड़ी सी टेढ़ी बनाई है रास्ते की, जी जी ताकि जो भी आवाज़ है वो डायरेक्ट पर्दे पे न टकराए। ठीक है, जब हम ईयरबड को लगाते हैं तो हम वो जो भगवान ने हमें जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया था हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जितनी भी आवाज़ है, 100% आवाज़ है वो सारी कान के अंदर जाती है और पर्दे पे जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ज़्यादा ऊंची आवाज़ हो जाए तो कान के अंदर नसों पे असर पड़ता है, जिससे कि छोटी उम्र के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ही मतलब डेफ हो रहे हैं, इतना मतलब उनका सुनना इतना मुश्किल हो गया है कि वो परवाह ही नहीं करते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि उनको ऐसा, वो धीरे धीरे उनकी आदत बढ़ती जाती है। मान लो आज वो कोई चीज़ 4 पॉइंट पे सुन रहे हैं, उसको धीरे धीरे उसको 5 पे कर लेंगे, फिर 6 पे कर लेंगे, उनको महसूस ही नहीं होता। महसूस नहीं होता। तो कब किस हालत तक अपनी हेयरिंग को लॉस कर चुके हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं जी जो रात को हेडफोन लगा के सो गए, गाने लगा के, सुबह उठे तो दे वर हैविंग 60% ऑफ हेयरिंग लॉस, जी जो मेडिसिन से रिकवरी नहीं हुआ और सारी उनको हेयरिंग एड लगानी पड़ी। जी जी। तो हेडफोन तो स्ट्रिक्टली नो है, लगाने ही नहीं चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों के कानों में रेशा आ जाता है, जहाँ फ्लाइट में हम जाते हैं तो कानों में आवाज़, मतलब सुनना बंद हो जाता है कानों में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम ये क्या होता है कि जब हम फ्लाइट में जाते हैं ना तो प्रेशर चेंजेस होते हैं। जैसे पहाड़ों पे जाओ, जो फ्लाइट में जाओ, एक ट्यूब होती है जो नाक और कान को आपस में जोड़ती है। जी तो जब प्रेशर चेंजेस होते हैं तो वो ट्यूब बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कान के पर्दे के पीछे नेगेटिव प्रेशर बन जाता है और पर्दा अंदर को खींच जाता है, जी जिसकी वजह से कान बंद हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा हम ये बोलते हैं कि ड्यूरिंग फ्लाइट मुंह में इलायची, टॉफ़ी, च्युइंगम कुछ भी रखो, जब आप पानी की सिप लेते रहो, ताकि आप स्वेलो करते रहो, ताकि वो ट्यूब बंद ना हो। जी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट होती है प्रेशर चेंजेस की। ड्यूरिंग फ्लाइट कम आती है, टेक ऑफ लैंडिंग टाइम ज़्यादा आती है। तो इसका कोई ज़्यादा नहीं है, पर जिसको इसकी हो प्रॉब्लम बार बार हो रहा हो तो उसको ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे उसको। और स्पेशली अगर आपको कोल्ड वगैरह है तो ट्राई करेंगे वो बंदा कि उस टाइम फ्लाइट को पहाड़ी इलाके में जाना अवॉइड करें। और एक आजकल गले में बच्चों के टॉन्सिल्स हो जाते हैं, वो टॉन्सिल निकलवाने चाहिए कि नहीं निकलवाने चाहिए? मैं जो टॉन्सिल हैं ये भगवान ने दिए हैं, एक्चुअली दे आर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारे लिए, जो हमें गले की इन्फेक्शन वगैरह से रोकते हैं। जी पर कई बार क्या होता है कि
टॉन्सिल्स के अंदर ही बैक्टीरिया इकट्ठे होकर बार बार इन्फेक्शन करने लग जाते हैं। तो फिर हम वही बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाई, जी, जो घर के अंदर ही रह रहा है वही आपको बार बार इन्फेक्शन दे रहा है। तो इसमें ये हम कहते हैं कि जो बार बार बच्चे को एंटीबायोटिक लेने वाले 3-4 बार हर साल लेने पै रहे हैं और हर 3-4 साल तक लगातार उसको हर साल ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इन दैट केस हमें बेटर होता है कि हम इसको निकलवा दें। और जैसे आपने पूछा कि जैसे टॉन्सिल का है, इसकी वजह से कानों पे भी असर होता है, जैसे आपने पूछा रेशे के बारे में, तो बच्चों में कान में रेशा आने का एक बहुत बड़ा कारण जो मैंने पहले बताया था, नाक के पीछे मांस बढ़ा था जिसको एडिनोइड्स बोलते हैं, वो एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है जिसमें बच्चों के कानों के पीछे रेशा हो जाता है। जी। और जो बाकी बड़ों के बीच में उसके मोस्ट कॉमन ज़्यादातर तो लोगों को यही होता है कि थोड़ा बहुत कोल्ड हो गया, ध्यान नहीं दिया, कान बंद हुआ, उसमें रेशा हो गया, ध्यान नहीं है, पर्दा फट गया, या फिर लोगों को आदत होती है जो भी हाथ में आया कान में मारा, कहीं ना कोई चोट लग गई और रेशा आना शुरू हो गया। जी। तो इन चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें। और ये भी आपने देखा कि कई बच्चों की आवाज़ें आजकल बहुत चेंज हो जाती हैं। हाँ, एक्चुअली जो आवाज़ है वो बड़े और बच्चों दोनों की चेंज होती है कई बार। बच्चों की इसका तो कारण क्या है? इसका कारण मैम जो बच्चों का तो डेवलपमेंटल होता है, जब बच्चा एक प्यूबर्टी की तरफ जाता है तो जैसे कि लड़कों की आवाज़ लड़कियों जैसी होती है, ठीक है, वो विद द एज चेंज हो जाती है। अगर नहीं होती तो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको बोलिंग स्पीच थेरेपी बोलते हैं हम, जो वॉइस थेरेपी बोलते हैं, दोनों होती हैं। जी। तो उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देके वो बच्चा ठीक हो सकता है। जी। जो बात आ गई बड़ों की, तो ज़्यादातर हम उनको देखते हैं जो वॉइस अब्यूज़, यानी जिनको आवाज़ को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, जैसे सिंगर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, पाठी हो गए, जहाँ पे उनको अपनी आवाज़ को लगातार और ऊंचा बोलना पड़ता है। तो अगर उन केस में इन लोगों को कभी भी आवाज़ की प्रॉब्लम आए तो इनको बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि जो स्टार्टिंग है, तो जो वोकल कॉर्ड यहाँ पे हमारी आवाज़ बनती है, जो प्रोसेस हमारा बनता है आवाज़ का, उस पर स्टार्टिंग में सिर्फ सोजिश होती है, जो स्टार्टिंग में सिर्फ आवाज़ को आराम देके और थोड़ा बहुत अपने मेडिसिन से ठीक हो जाती है। पर अगर हम उसका ध्यान नहीं देते तो वहाँ पर नोड्यूल, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंगर्स नोड्यूल है। जी। तो अगर वो बन गए तो मेडिसिन से ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, कई बार ऑपरेट भी करना पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात तो ये होता है कि अगर वॉइस चेंज हो रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा लें, आप आगे वाली प्रॉब्लम में ना फंसें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और एक हमारी गलती होती है, आवाज़ चेंज हुई हम गरारे करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं गार्गल कर लो आवाज़ ठीक है, बिल्कुल नहीं करने। गार्गल जितना आप ज़्यादा करोगे उतना आवाज़ ज़्यादा खराब होगी। घरेलू नुस्खे वो यूज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिसके साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है उनको पता नहीं होता। नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं ना दादी के नुस्खे वो यूज करना शुरू कर देते हैं। वो दादी के नुस्खे अच्छे हैं पर वो कहाँ पे यूज़ होने वो मैटर करता है। जी। जैसे गले की थोड़ी बहुत मुंह की इन्फेक्शन है तो हम बोलते हैं गरारे या कुल्ले कर लो, ठीक रहता है। पर जब वॉइस बदल गया उसमें उसका कोई रोल नहीं है, उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आजकल आपने ये भी देखा है कि बच्चों में, बड़ों में, सब में नाक, कान, गले का कैंसर की बहुत बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, जो कैंसर है वो हेड एंड नेक कैंसर जो हम बोलते हैं, वो मोस्ट कॉमन कैंसर इन बॉडी। जी। ठीक है ना। और इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है अपनी जो डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं जो हम, जैसे तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, ये मोस्ट कॉमन कारण है जो इसकी वजह से जो गले के कैंसर होते हैं। जी। तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कई बार एक सबसे जरूरी चीज़ जिसको नेग्लेक्ट करते हैं वो है तीखे दांत। कई बार शार्प टीथ होते हैं हमारे जो लगातार जीभ को टच कर रहे होते हैं, उस पर जख्म कर रहे होते हैं। जी। वो भी अगर हम ध्यान पे ना करें, ध्यान से उसका इलाज ना करवाएं, दांत को रगड़वा के स्मूथ ना करें, जी। वो भी कैंसर का रूप ले लेते हैं कभी कभी। तो गले के कैंसर का सबसे बेस्ट पार्ट तो यही होता है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। अगर आपको इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम फील होती है, आप अर्ली स्टेज में जल्दी डॉक्टर को दिखाते हो और इलाज शुरू करवाते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप विपिन जी क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखो, मैम लोगों को मेरा एक ही मैसेज है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा अपनी बॉडी में भगवान ने नहीं दी हैं, जो अननेचुरल चीज़ें से हमारी आती हैं, जंक फूड हो गया और हो गया, इससे दूर रहिए। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं, पर सिर्फ पॉजिटिव के लिए यूज़ करिए, नेगेटिव तो हर चीज़ का होता है, उसको हमें खुद ही अवॉइड करना पड़ेगा। और जैसे एलर्जी की बात हमारी नाक के लिए हुई थी, तो एक सिंपल योगा होता है अनुलोम विलोम, एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर एलर्जी। उसका ध्यान रख के वो कर लीजिए, आपकी एलर्जी ठीक रहती है काफ़ी हद तक। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा एलर्जी के बारे में, लोगों के ना जब दिखाने जाते हैं कई बार कोई आम बात कोई भी बोल देता है तेरी नाक की हड्डी टेढ़ी होगी, जी जी, तो इसकी वजह से आपका एलर्जी हो रही है। ऐसा नहीं होता। नाक की हड्डी इज़ नॉट रीजन फॉर एलर्जी। बहुत रेयर ऑफ द चांसेस में क्या होता है कि हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो तो वहाँ मिट्टी फंस जाती है, जिसकी वजह से छींकें आती हैं, तो बंदे को प्रॉब्लम आती है। पर रूटीन में थोड़ी बहुत हड्डी टेढ़ी कुछ नहीं कहती, और उसके ऑपरेशन से पेशेंट को फ़ायदा भी नहीं होता।
जी जी। तो उसकी एलर्जी के बारे में हमेशा दो चीज़ें बोलता हूँ जी। एलर्जी रब दी मर्जी, इसको कोई नहीं समझा कब शुरू होनी है। और दूसरा, एलर्जी का इलाज हमेशा मरीज डॉक्टर से ज़्यादा कर सकता है। डॉक्टर के पास तो आपने 5 मिनट जाना है, पर पेशेंट को पता होता है कि मेरे को किस चीज़ से तकलीफ बढ़ती है, उसका परहेज करे, वो ठीक रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया, लोगों तक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचाया और लोगों को चाहिए कि डॉक्टर साहब की बातों पर अमल करें और अपने आप का बचाव करें। आपका आने का धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।